नागलोक की राजकुमारी शैवन्या बहुत परेशान थी। कुछ समय से उसके चेहरे पर भद्दे दाग हो गए थे, जिस कारण नागलोक के नगरों में रहने वाले बड़े नागराजाओं के पुत्र उससे विवाह नहीं करना चाहते थे। नागरानी सुपेला, हमारी पुत्री शैवन्या के विवाह के लिए हमने बड़े बड़े नाग कुमारों के लिए प्रस्ताव भेजा है, परंतु हमारी पुत्री शैवन्या के चेहरे को देखकर कोई भी नाग राजकुमार हाँ नहीं कहता। मुझे लगता है हमें अपने कुलगुरु से इस बारे में वार्तालाप करना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो नागरानी, हम आज ही कुलगुरु से भेंट करेंगे। नागराज और नागरानी दोनों कुलगुरु के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। नागराज यशवर्धन, इसका केवल एक ही उपाय है। नाग कन्या शैवन्या को पृथ्वीलोक में बने किसी सौंदर्य सदन में अपना श्रृंगार करना होगा, तभी नाग कन्या शैवन्या अपने चेहरे के इन दागों से छुटकारा पा सकती है। पर यह तो बहुत कठिन है कुलगुरु। इसके सिवा कोई और उपाय नहीं है। शैवन्या को पृथ्वीलोक जाना ही होगा। महल आकर शैवन्या के माता पिता उसे इस बारे में बताते हैं। ठीक है माताजी पिताजी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं पृथ्वीलोक पर जाने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक विनती है, मैं अकेली ही पृथ्वीलोक पर जाऊंगी। आप मेरे साथ किसी को भी नहीं भेजेंगे। ये कार्य मैं अकेले ही करना चाहती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती मेरे कारण किसी को भी कोई परेशानी हो। पर बेटी, तुम बिल्कुल अकेली पृथ्वीलोक पर कैसे जाओगी? वहां किसी ने भी तुम्हें पहचान लिया तो तुम पर कोई संकट ना आ जाए पुत्री। आप चिंता मत करो मां, मैं अपना ध्यान रखूंगी। अपने माता पिता से आज्ञा लेकर शैवन्या पृथ्वीलोक पर पहुंच जाती है और एक लड़की के रूप में आ जाती है, पर शैवन्या के चेहरे के निशान नहीं छिप पाते। ये इंसानी रूप ठीक रहेगा, इससे मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। हे राम, कैसा अंधा रिक्शा वाला है, टक्कर मारकर चला गया। मेरी तो चप्पल भी टूट गई। बेचारी कितनी परेशान हो रही है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। रुकिए माँ जी, मैं आपकी मदद करती हूँ। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। परेशान मत हो माँ जी, मैं आपको अपनी चप्पल दे देती हूँ। वास्तव में शैवन्या ने कोई चप्पल पहन ही नहीं रखी थी। वो जादू से एक चप्पल का जोड़ा बनाती है और उस बूढ़ी महिला को दे देती है। मेरा घर यहीं पास में ही है, आओ कुछ देर मेरे घर चलो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शैवन्या है। बड़ा ही प्यारा नाम है। इस तरह से शैवन्या उस बूढ़ी महिला के साथ बात करते हुए उसके घर पहुंचती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? जब तक तुम्हें किराए पर घर नहीं मिल जाता तुम मेरे घर पर ही रह लो। इतना बड़ा घर है, मैं और मेरा बेटा सुधीर ही तो रहते हैं, और सुधीर तो सुबह का गया शाम को लौटता है। तुम वो सामने वाला कमरा ले लो और अपना सामान वहां रख लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी, पर अभी तो मेरे पास कोई सामान नहीं है, मैं ऐसे ही आई हूँ। तो कोई बात नहीं बेटी, यहाँ कोई सामान की कमी थोड़ी है। रसोई हो रही और बाकी कमरे में सामान तो है ही, पलंग और अलमारी दोनों ही वहां रखी हैं। और इस तरह शैवन्या बूढ़ी महिला के घर में रहने लगी। माँ से बात किए बहुत दिन हो गए। एक बार जादुई शीशे की सहायता से माँ और पिताजी से बात करती हूँ। शैवन्या जादुई शीशे की सहायता से अपने माता पिता को देखती है। शैवन्या बेटी, तू कैसी है? तू ठीक तो है ना? शैवन्या बेटी, तुम इस वक्त कहाँ हो? तुम अपने असली रूप में तो नहीं आई हो ना? माँ पिताजी आप चिंता मत करो, मैं इंसानी रूप में ही अपने सारे कार्य कर रही हूँ। मैं एक साधारण महिला की तरह ही यहाँ रहूंगी, किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा। आप दोनों अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही लौटूंगी। शैवन्या अपने माता पिता से बात करके रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है। माँ जी, आज खाना मैं बनाऊं, अगर आपको बुरा न लगे तो? क्यों नहीं बेटी, तुम्हें जो खाना है वो रसोई में बना सकती हो। शैवन्या रसोई में जाकर जादू से सारा खाना तैयार करती है। इतनी देर में सुधीर भी आ जाता है। तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? सुधीर बेटा, ये शैवन्या है। आज दोपहर को मैं जब... सुधीर की माँ उसे सारी बात बताती है। माँ, ऐसे किसी पर भरोसा नहीं करते।
न जाने कौन है, कहां से आई है, और तुमने तो अपना पूरा घर ही उसे दे दिया। माँ तुम बहुत सीधी हो। सुधीर बेटा, ऐसी बात नहीं है, वो बच्ची बहुत अच्छी है। सुधीर की सारी बातें शैवन्या सुन लेती है और वहां से जाने लगती है। माँ जी, मुझे लगता है मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। सुधीर जी नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूं, और आप दोनों के बीच में मेरी वजह से कोई मनमुटाव हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहीं और अपने रहने का इंतजाम कर लूंगी। अरे नहीं बेटा, ऐसा ना कहो। सुधीर, तू अपने कमरे में जा, मैं तेरे लिए वहीं खाना लेकर आती हूँ। शैवन्या के आ जाने से उस बूढ़ी महिला को बहुत आराम हो गया था। एक शाम शैवन्या बाजार से आ रही थी, तभी मोहल्ले के कुछ लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं। अरे ये तो वही लड़की है ना जो आजकल सुमन आंटी के घर में रुकी हुई है। हाँ भैया, सुधीर भैया के तो मजे हैं। एक अकेली लड़की उनके घर में रह रही है, और वो भी बिना किसी रिश्ते के। भाई वैसे देखने में तो बिल्कुल सुंदर नहीं है, इसके चेहरे पर कितने गंदे निशान हैं। फिर कैसे पसंद किया? मन तो कर रहा है अभी अपने असली रूप में आकर इन दोनों को डस लूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा सच सामने आ जाएगा। तभी सुधीर भी वहां से निकल रहा था। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई है? शैवन्या को कुछ कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? अभी बताता हूं। अबे तेरी ये लगती कौन है? ये मेरी होने वाली पत्नी है, और कुछ ही दिनों में हम दोनों की शादी हो रही है, समझे? घर आकर सारी बात अपनी माँ से कहता है। अगर मैंने इस शादी के लिए मना किया तो ये लोग मुझ पर शक करेंगे। मुझे शादी के लिए हाँ कहना ही होगा। मेरे पास ये अच्छा मौका है, इसी बहाने मैं किसी सौंदर्य सदन में तैयार भी हो जाऊंगी, और तैयार होते ही मेरे चेहरे के भद्दे निशान गायब हो जाएंगे। फिर मैं नागलोक वापस लौट जाऊंगी। शैवन्या शादी के लिए हाँ कह देती है और अपने माता पिता को भी इस बारे में खबर देती है। शादी के दिन शैवन्या अपनी सास के साथ ब्यूटी पार्लर पहुंचती है। मेरी होने वाली बहू का ऐसा श्रृंगार करना कि लोग देखते रह जाएं। अब चिंता मत कीजिए, हम इनके चेहरे के सारे दाग धब्बे मिटा देंगे। शैवन्या को ब्यूटी पार्लर वाली लेडी बहुत सुंदर तैयार करती है। दुल्हन के रूप में शैवन्या बहुत सुंदर लग रही थी। तभी ब्यूटी पार्लर वाली की नजर सामने बने शीशे पर जाती है। देखिए आप कितनी सुंदर लग रही हैं। आपके चेहरे के सारे निशान भी मैंने मेकअप से छुपा दिए हैं। शैवन्या शीशे की तरफ देखती है। ओह, ये तो कोई नागिन है। वो देखो, सामने शीशे में इस लड़की की जगह एक सांप दिखाई दे रहा है। भागो 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 यहाँ से। रुक जाइए, मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए। माँ जी, एक नागिन मेरी बहू नहीं हो सकती, तू तो हमें डस लेगी। ऐसा ना कहिए माँ जी, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। तब तक सुधीर भी वहां आ जाता है। शैवन्या सारी सच्चाई बताती है और रोने लगती है। नागराज और नागरानी उनके कुलगुरु के साथ वहां प्रकट होते हैं। पुत्री शैवन्या ने किसी को धोखा नहीं दिया, ये सत्य कह रही है। मैंने ही शैवन्या को धरती लोक पर भेजा था। माँ, पिताजी, मैं सुधीर से प्यार करने लगी हूँ और मुझे माँ जी के साथ ही रहना है। सुधीर को मेरे स्वभाव से प्यार हुआ, उसने मेरे रंग रूप को नहीं देखा। माँ जी भी मुझे बहुत प्यार करती है, नहीं तो कोई किसी पर क्यों विश्वास करेगा। उन्होंने मुझ पर किया, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। पुत्री, तुम्हारी ये करुण बातें सुनकर मेरा भी हृदय पिघल गया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मेरी शक्तियों से तुम आज के बाद एक साधारण स्त्री का ही जीवन व्यतीत करोगी। अब तुम नागिन नहीं हो। कुलगुरु की बातें सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। शैवन्या के चेहरे के सारे दाग धब्बे खत्म हो गए थे। सुधीर और शैवन्या की शादी हो जाती है। उस दिन से शैवन्या धरती लोक पर ही सुधीर और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगी। रवि बहुत सालों बाद अपने गांव धर्मपुर वापस आया था। उसकी माँ यशोदा इस बात से बहुत खुश थी। रवि बेटा, आज तू कितने सालों बाद गांव वापस आया है। तेरी कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो गई है। अब एक अच्छी सी लड़की देखकर तेरा ब्याह कर दूं तो मुझे भी शांति मिले। माँ, अभी मैं कोई शादी के झंझट में नहीं फंसने वाला। अभी मुझे पिताजी का गांव में स्कूल खोलने का सपना पूरा करना है। इसी सिलसिले में मैं सेठ ज्ञानचंद जी की जमीन देखने जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ रवि बेटा, तेरे बाबूजी की आखिरी इच्छा थी जो वो बीमारी के चलते पूरी नहीं कर पाए थे, वो थी गांव में स्कूल बनाना। मुझे खुशी है कि तू अपने बाबूजी का सपना पूरा करने जा रहा है। रवि अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता था।
इसीलिए वो सेठ ज्ञानचंद के साथ जमीन देखने के लिए जाता है। रवि बेटा, ये जमीन देख लो, फिर हम सौदा पक्का करते हैं। सेठ जी, मुझे ये जमीन। अरे, ये किसकी आवाज है? इतनी जोर जोर से कौन चिल्ला रहा है? मैं अपनी जान दे दूंगी पर तुझ बदमाश से शादी नहीं करूंगी। देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं जो बिल्ला को तेरे से शादी करने से रोक सके। क्यों भाई, जब एक लड़की कह रही है कि उसने तुमसे शादी नहीं करनी, तो क्यों उससे बेकार जबरदस्ती कर रहे हो? अब तू कौन है जो यहाँ मरने चला आया? बिंदिया से शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझ में आया? मैं तुझे रोक सकता हूँ, मेरे होते हुए तू इसे छू भी नहीं सकता। तू भी यही है और मैं भी यही हूँ। रवि और बिल्ला के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। रवि बिल्ला को बुरी तरह से मारता है। बिल्ला घायल होकर बेहोश हो जाता है। सेठ ज्ञानचंद जी, पुलिस को फोन करके बिल्ला को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की जिम्मेदारी आपकी है। अब रवि बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को फोन कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। तुम इस गांव में अकेली रहती हो? तुम्हारे माता पिता या कोई रिश्तेदार? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं रहने दे सकता। रवि बिंदिया को लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। पर रवि बेटा, हम कब तक एक जवान और अकेली लड़की को अपने घर रख सकते हैं? माँ, इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है, मैं बिंदिया से कल ही शादी करूंगा। अगले दिन रवि बिंदिया से मंदिर में शादी कर लेता है। बिंदिया शादी के बाद रवि और उसकी माँ की बहुत सेवा करती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पर एक रात, अरे पानी रखना भूल गई, बहुत प्यास लग रही है, रसोई से पानी पीकर आती हूँ। हे भगवान, सांप सांप! रवि रवि बेटा बचो, तुम्हारे कमरे में सांप है। कहाँ माँ, सांप कहाँ है? वो बाथरूम की ओर गया है। क्या हुआ माँ जी, आप घबरा क्यों रही हो? आइए बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। विद्या बहू, तुमने बाथरूम में कोई सांप नहीं देखा? नहीं माँ जी, बाथरूम में तो कुछ नहीं था। रवि की माँ पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने जिस सांप को देखा था उसका ख्याल उसके मन से नहीं जा रहा था। रवि की माँ को यह गलतफहमी एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार महसूस हो रही थी। उसे लगता था कि घर में सांप है। आज रात मैं जाग कर देखूंगी, मुझे सच जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे सांप क्यों नजर आ रहा है। वो रहा सांप, देखती हूँ ये कहाँ जा रहा है। अरे ये तो रवि के बिस्तर पर चढ़ रहा है। ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। इस सांप ने तो बिंदिया बहू का रूप ले लिया। हे ईश्वर, इसका मतलब बिंदिया बहू एक नागिन है। माँ जी रुकिए रुकिए, माँ जी घबराइए नहीं, मैं रवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नहीं, तू एक नागिन है, दूर हट, तू मुझे डस लेगी। मैं रवि को सब सच बता दूंगी। रवि बेटा, रवि। माँ जी, आप जानती हो रवि आपकी बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। मुझे नागिन बनते सिर्फ आपने देखा है, रवि ने नहीं। इसलिए कृपया करके आप मेरी बात सुनो, मैं आपको सब सच बताती हूँ। माँ जी याद कीजिए, ये उस वक्त की बात है जब आप रवि को लेकर मंदिर गई थी और वहाँ पर रवि को एक नाग ने काट लिया था। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, इसे सांप ने काट लिया है। वो सामने पेड़ के नीचे एक पहुंचे हुए सपेरे बाबा बैठे हैं और वही आपके बेटे की जान बचा सकते हैं। बाबा मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को नाग ने काट लिया है। तुम चिंता मत करो बहन, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। मेरी बीन की धुन सुनकर नाग अपने आप जहर चूसने आ जाएगा। सपेरा बीन बजाना शुरू करता है। नाग वापस आकर रवि के पैर से सारा जहर खींच लेता है और जंगल की ओर गायब हो जाता है। रवि ठीक हो जाता है। माँ जी, मैं उसी नाग की पत्नी हूँ। मेरे नाग की जान आपके बेटे में है, क्योंकि उस दिन मेरे नाग ने अपनी जान आपके बेटे में डाल दी, पर मेरा पति नाग नहीं बच पाया। इसीलिए मैं आपके बेटे का पीछा करती हुई इस गांव तक आई थी, ताकि मैं आपके बेटे को जान से मार सकूं। पर आपके बेटे ने मेरी इज्जत और जान बचाई। वो बहुत भले दिल के हैं। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मुझे अपनी पत्नी बनाया। इसलिए मैं अपनी सारी दुश्मनी भूल गई और उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं रवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब आप सो जाइए, कहीं रवि जाग न जाए। मुझे ऐसे नहीं बैठना, मुझे कुछ करना होगा। मुझे उन सपेरे बाबा को दोबारा बुलाना होगा। रवि की माँ उसी सपेरे के पास जाती है और सारी बात बताती है। उस नागिन के पास नागमणि है, मुझे उसी की तलाश है। माताजी, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और उस नागिन को पकड़ लूंगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी बाबा। वो नागिन मेरी बहू बनकर मेरे घर में आ गई है। अब सिर्फ आप ही हमें उससे बचा सकते हो। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। सपेरा रवि के घर पहुंचता है। बीन की आवाज सुनकर बिंदिया घबराहट में आ जाती है। माँ जी, आपने इस सपेरे को क्यों बुला लिया? ये सपेरा मेरी नागमणि चाहता है। इसकी वजह से मेरी जान को खतरा है। ये मुझे पकड़ कर ले जाएगा। तो अच्छी बात है ना, पकड़ कर ले जाए। मैं भी यही चाहती हूँ, और तेरे होने से मेरे बेटे की जान को खतरा है। बाबा, जल्दी से इस नागिन को पकड़ लो।
नहीं, मैं नागिन रूप में नहीं आऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। रवि मुझे बचा लो। ये सब क्या हो रहा है? माँ, ये कौन है? और ये जबरदस्ती बिंदिया को अपने साथ ले जा रहा है, और तुम देख रही हो। मैं वक्त पर ना आता तो ये बिंदिया के साथ न जाने क्या सलूक करता। तुम नहीं जानते हो, जिसे तुम अपनी पत्नी कह रहे हो वो एक नागिन है जो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। सर्वनाश तो अब तेरा होगा। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। जैसे ही रवि सपेरे को पकड़ने लगता है, सपेरा बीन बजाने लगता है और बिंदिया धीरे धीरे इच्छाधारी नागिन के रूप में आ जाती है। रवि डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बिंदिया रोते हुए रवि को अपनी सारी सच्चाई बता देती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिंदिया। तुम्हारी पिछली जिंदगी क्या थी, और अब तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होते नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे इस रूप में रहने के लिए भी तैयार हूँ। एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, अब तुम्हारी जान बचाना मेरा कर्तव्य है। अब माता जी, इन दोनों का प्रेम देखकर मेरी भी आंखें भर आईं। मैं ये क्या अनर्थ करने जा रहा था। मैं भी भगवान का भक्त हूँ, फिर मैं किसी के साथ गलत कैसे कर सकता हूँ। इसलिए अब मैं प्रायश्चित करूंगा। मैं अपनी शक्तियों से बिंदिया को नागिन से साधारण मनुष्य बना दूंगा। सपेरा कुछ मंत्रों से बिंदिया को साधारण मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर देता है। बिंदिया अब नागिन नहीं थी, वो हमेशा के लिए मनुष्य रूप में आ गई थी। बिंदिया की सास रवि और बिंदिया को गले से लगा लेती है। उसके बाद रवि अपने स्वर्गवासी पिताजी का अधूरा सपना पूरा करता है और बच्चों के लिए स्कूल बनवाता है।